हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे भीष्म नीति जिसको शांति पर्व में डिफाइन किया गया है। तो जो महाभारत का शांति पर्व है जिसमें भीष्म नीति है, लास्ट सेशन में हमने इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन की थी एंड आज हम इस सेशन में करेंगे थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। जो स्टेट है, स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ। वैसे तो जब हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं उसमें आपने पॉलिटिकल साइंस की ओरिजिन ऑफ स्टेट की थ्योरीज की हैं, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की है, इवोल्यूशनरी थ्योरी की है, डिवाइन थ्योरी की है। तो वो थ्योरीज कौन सी हैं? जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, मॉडर्न राइटर्स हैं, इन्होंने डिफाइन की हैं। तो जो एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है जिसको हम भीष्म नीति कह रहे हैं, इनमें स्टेट के ओरिजिन की कौन सी थ्योरी डिफाइन की गई है। तो इसकी रिगार्डिंग हम पहले करते हैं स्टेट ऑफ नेचर, जिसको प्री स्टेज कहा जाता है। जो स्टेट के ओरिजिन से पहले की स्टेज थी उसको स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। जैसे आपने हब्स है, रूसो, जॉन लॉक है, इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में 3 स्टेजेस की थी, स्टेट ऑफ नेचर की थी पहले, तो वही स्टेट ऑफ नेचर है वहां पर भी की थी, यहाँ पर भीष्म नीति के अकॉर्डिंग भी हम डिफाइन करते हैं। तो स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी? जैसे रूसो ने डिफाइन किया था वैसे ही भीष्म है वो डिफाइन करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर है उसको गोल्डन एज कहते हैं, जिसमें लोग हैं बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी रह रहे थे, परफेक्ट हार्मनी थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लोग थे वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से और हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। स्टेट ऑफ नेचर में कोई रूल नहीं थी, कोई रेगुलेशन नहीं थे, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ है वो जी रहे थे। तो मीनिंग उन्होंने अपनी लाइफ के लिए खुद ही रूल बनाए थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो रह रहे थे। तो इस तरह वहां पर कोई भी माइन एंड थाइन की फीलिंग नहीं थी, नो सेंस ऑफ माइन एंड थाइन। और वो कौन सी रूल को फॉलो करते थे? सेल्फ डिसिप्लिन रूल को। इसका मीनिंग उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट था कोई स्टेट, कोई गवर्नमेंट, कोई सॉवरेन ने डिफाइन नहीं किया था, सोसाइटी ने खुद ही डिफाइन किया था। इसलिए वहां पर कोई भी सॉवरेनिटी नहीं थी, कोई भी किंग नहीं था, कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी कि लॉ बना सके। तो ऐसी लाइफ में भी उसको गोल्डन एज कह रहे हैं, जिसमें हर जगह प्रोस्पेरिटी थी, लोग बहुत ही अच्छे से परफेक्ट हार्मनी से रह रहे थे। तो स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट होती है, तो उसमें भीष्म कहते हैं जो लोगों की हार्मोनियस लाइफ थी, हैप्पी लाइफ थी, ये सभी की सभी डिस्टर्ब होगी। इसको टाइम ने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। लोग अब ग्रीडी बन चुके थे, सेल्फिश बन चुके थे। उन्होंने अपने हाउसेस में जो प्रोडक्शन है उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था। जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज हो गई थी, और उसमें भी जो दूसरे का शेयर है उस शेयर को वो लेने की कोशिश करते थे। इस तरह जो स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर क्या करता था? वीक पर्सन को अपना दास बनाने लग गया था। तो मीनिंग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी है, अनार्की में क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इस टाइम कोई भी रूल नहीं था, कोई भी लॉ नहीं था, माइन एंड थाइन की फीलिंग आ जाती है, जे सब कुछ मेरा वो तेरा। और इसके बाद माइट इज राइट बन जाता है। माइट इज राइट का मीनिंग क्या है? जंगल राज हो जाता है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक पर अपना कब्जा कर लेगा, उसकी प्रॉपर्टी है उसको अपनी बना लेगा। तो इस तरह ऐसी सिचुएशन थी। तो इसमें अनार्कियल एंड लॉलेसनेस है वो बन जाती है स्टेट ऑफ नेचर, जिसको गोल्डन एज कह रहे थे। अब गोल्डन एज किस में कन्वर्ट हो चुकी है? अनार्की में और लॉलेसनेस में। लॉ कौन से थे? स्टेट के बनाए लॉ ने, लोगों के खुद के बनाए हुए लॉ चल रहे थे। तो जो शांति पर्व है, शांति पर्व ये ही डिफाइन करता है जब ऐसी सिचुएशन होती है उसके बाद स्टेट का ओरिजिन होता है। उस स्टेट के ओरिजिन के लिए शांति पर्व हैज एक्सपोंडेड 2 थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। किस स्टेट के ओरिजिन की 2 थ्योरीज हैं वो बनती हैं। पहली है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट, उसके बाद आती है डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो मीनिंग हमारे पास
टू थ्योरीज आ जाती हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड द डिवाइन थ्योरी ऑफ द स्टेट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जब स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर में अनार्की इंक्रीज हो जाती है, लॉलेसनेस हो जाती है, बहुत सारे पर्सन थे इनकी डेस्टिनी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इनमें से कुछ लोग हैं वो दोबारा से गोल्डन एज को वापस लाना चाहते थे, इसीलिए वो एफर्ट्स करते हैं। पहले तो लोग सिविल लॉ हैं, इनको प्रेफर नहीं करते, माइट इज राइट वाली सिचुएशन चलती जाती है, लेकिन लोग दोबारा से असेंबल होते हैं, साथ मिलकर कुछ डिसीजन लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमको सेल्फ डिसिप्लिन के लाइफ को अपनाना चाहिए जिससे हम दोबारा से गोल्डन एज में वापस जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले लोग कंबाइन होते हैं, इकट्ठे मिलते हैं और उसके बाद मेड एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर द ब्लेसिंग्स ऑफ गोल्डन एज। मीनिंग गोल्डन एज किसको कह रहे हैं? जो स्टेट ऑफ नेचर की अर्लियर लाइफ थी उसमें जो भी उनको खुशियां थी, जो उनके प्रॉस्पर लाइफ थी, परफेक्ट हार्मनी लाइफ थी, इनको वो दोबारा से रिस्टोर करना चाहते थे। और इसके लिए क्या कहा गया कि हम सबको मिलकर एफर्ट्स करने हैं। तो वॉलंटरी सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन है, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है वो अपनाया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा नहीं करेगा, सभी परफेक्ट हार्मनी से रहेंगे, कोई भी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट है, सभी को अपनाना होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। जो इनके रूल्स थे, रेगुलेशन थी, इनके लिए कोई भी अदर पर्सन नहीं था जिनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया? लोगों ने आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमने खुद को ही अपनी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट कर कर उसके साथ लाइफ को स्पेंड करना है, जिससे हम दोबारा से गोल्डन एज में वापस जा सके। और इसके लिए जो वॉलंटरी डिसिप्लिन इंपोज किया गया था, क्या लगता है कि जिस सब कुछ दोबारा से रिस्टोर कर पाएगा? तो जो वॉलंटरी डिसिप्लिन था डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। तो इसका मीनिंग हो गया दोबारा से जो चॉस थे, मीनिंग जो डिस्टर्बेंस थी वो क्रिएट हो जाती है, जिसमें क्या हुआ कि इनका कोड ऑफ कंडक्ट है वो फेल हो जाता है, दोबारा से डिसहार्मनी क्रिएट हो जाती है, माइट इज राइट वाली सिचुएशन है दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो मीनिंग लोगों ने तो आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम आपस में प्रेम से रहेंगे, लेकिन ये सिचुएशन बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं? अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए दे अप्रोच टू गॉड, कि वो परमात्मा को अप्रोच करते हैं। वो परमात्मा किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, जो इस अर्थ के क्रिएटर माने जाते हैं। पीपल अप्रोच टू गॉड टू हेल्प देम। इस तरह जो पहले उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट लोगों का आपस में था, सोसाइटी का था, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाता है, इसीलिए उनको परमात्मा की हेल्प लेनी पड़ती है। जिसके बाद डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट है वो जन्म लेती है। तो डिवाइन थ्योरी क्या कहती है? शांति पर्व speculates the people approached Brahma to create king। वो परमात्मा के पास जाते हैं, कहते हैं आपको किंग को क्रिएट करना है, किंग हमारे लिए राजा बनाना है, इन ऑर्डर टू प्रमोट मेंटेन सोशल डिसिप्लिन, प्रॉपर्टी, फैमिली, वर्नस प्रोटेक्शन। मीनिंग जो उनकी सोसाइटी चल रही है इसमें दोबारा से हार्मनी क्रिएट की जाए, सोशल डिसिप्लिन क्रिएट किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, उनके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए, फैमिली को, वर्नस सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसके लिए लोग ब्रह्मा जी के पास अप्रोच करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो परमात्मा है, परमात्मा ने फिर राजा को बनाया, तो उसके बाद राजा का जन्म होता है। किंग रूल्स इन द नेम ऑफ गॉड, मीनिंग जो किंग बनाया गया था वो परमात्मा के नाम पर ही रूल करेगा। तो
किंग को परमात्मा का स्टेटस दिया गया कि जो किंग होगा, जो आप पर रूल करेगा, जो सोसाइटी है, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, तो इसके लिए वो आपको परमात्मा का रूप मानना चाहिए। जो भी वो कहेंगे आपको वो ही फॉलो करना है, क्योंकि जो किंग है, किंग में परमात्मा का अंश माना जाता है। तो इस तरह ब्रह्मा जी ने किंग का जन्म दिया। तो ये माना जाता है कि जो ओरिजिन है इट इज आल्सो फाउंड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद जो ग्रंथ है इसमें भी यही माना जाता है कि लोगों ने ब्रह्मा जी को अप्रोच किया था, उसके बाद ही परमात्मा ने राजा को क्रिएट किया था। तो जो फर्स्ट किंग माना जाता है उसको प्रधु वन्या माना जाता है, जिससे पृथ्वी का नेम पड़ता है। तो इस तरह जो टाइम पास होता है उसके बाद जो हमारी प्रेजेंट अर्थ है इसमें मन्नु को फर्स्ट किंग माना जाता है। तो फिर मन्नु है, मन्नु क्या बन जाता है? किंग बन जाता है एज द किंग ऑफ द स्टेट। मन्नु है, मन्नु फर्स्ट किंग बन जाता है। तो ब्रह्मा जी के पास जब लोग जाते हैं वो कहते हैं आपको एक किंग को क्रिएट करना है। तो ब्रह्मा जी रिक्वेस्ट करते हैं मन्नु को टू बी द किंग ऑफ द पीपल, लोगों का राजा बन जाओ। लेकिन जो मन्नु है वो रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं कि पीपल बहुत ज्यादा डैकेट्स हैं, सिंफुल हैं एंड वो अपने जो भी उनको कमांड दी जाती है उनको ओबे नहीं करते हैं। तो वो लोग जिनके लिए झूठ ही सब कुछ है, मैं उन पर रूल नहीं कर सकता है। तो इस तरह उन्होंने इसको राजा बनने से रिफ्यूज कर दिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मन्नु जिसको राजा बनाना चाहते थे वो कहते हैं मैं इन लोगों का राजा नहीं बन सकता, जिसका मुझको राजा बनना है वो लोग मेरे ऑर्डर को, मेरे कमांड को मानेंगे नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके लिए तुझको मेरा ही रूप माना जाएगा। मीनिंग परमात्मा का रूप किसके पास है? एक राजा को दिया गया है। परमात्मा ने जो कुछ कहा है, जो कुछ मैसेज देना है वो किंग के थ्रू ही देगा। और किंग है, किंग के मुंह से निकले हुए वर्ड परमात्मा के वर्ड माने जाएंगे। इस तरह परमात्मा ने जो राजा है, राजा को दिव्य शक्तियां दी थी, तो इसीलिए इसको डिवाइन थ्योरी भी कहा जाता है। आगे जाकर लोग हैं, लोग क्या करते हैं, वो मन्नु को मनाने के लिए कहते हैं कि हम आपको अश्योर करते हैं जो भी हम अर्न करेंगे उसका 1/10 हम आपको एज अ टैक्स पे करेंगे। और जो भी मेटल्स है, प्रीशियस मेटल है, गोल्ड है, ज्वेल है, इसमें से आपको शेयर दिया जाएगा। हम आपके जो ऑर्डर है इनको फॉलो करेंगे। आपको आर्मी दी जाएगी। जो हमारे लोग हैं इनमें से जो ब्रेव हैं वो सोल्जर, वॉरियर है, वो बन जाएंगे। और इसके बदले आपको क्या करना है? किंग मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, हार्मनी प्रमोट, राइटनेस है वो क्रिएट करेगा। मीनिंग उनको गोल्डन एज में वापस से दोबारा लेकर जाएगा। इस तरह किंग है और पीपल है, इनके बिटवीन दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है और इनको डिवाइन पावर्स हैं वो भी मिल जाती हैं। इस तरह इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू जो स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट का ओरिजिन होता है। तो इस तरह जो डिवाइन थ्योरी है इसके मेन 3 एलिमेंट्स बताए जाते हैं। कहते पीपल लिव्ड अंडर द लॉ ऑफ जंगल। जो स्टेट ऑफ नेचर में अनार्की इंक्रीज हो गई थी तो वो क्या बन गया था? लॉ ऑफ जंगल बन चुका था। जंगल के राज में रह रहे थे, इसीलिए विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंप्रूविंग द सिचुएशन ब्रह्मा क्रिएटेड द किंग हु वाज चोजन बाय द पीपल। ब्रह्मा जी ने किंग को क्रिएट किया जो लोगों के द्वारा चूज किया गया था, लोगों ने ही कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो एक कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड बिटवीन द किंग एंड द पीपल। लोगों में और राजा हैं इनमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जिससे डिवाइन थ्योरी है, डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट का जन्म होता है और इसके साथ ही स्टेट अमर्ज हो जाती है। जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी करते हैं,
जो मॉडर्न थिंकर्स हैं, हब्स, जॉन लॉक, रूसो, उन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिटवीन द पीपल, लोगों के बिटवीन ही जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें परमात्मा नहीं था, जो हम में से एक ब्रेव था, हम उनको अपना किंग मान लेते हैं। जैसे हब्स ने लेविथियन वर्ड है वो यूज किया था, तो इस तरह लेकिन डिवाइन थ्योरी में जो किंग है लोगों के द्वारा चूज किया गया है। जो मन्नू था उन्होंने मन्नू को रिक्वेस्ट किए थे, आप में बहुत ज्यादा पावर है, आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, आप परम ज्ञानी हो, आप ही हमारे राजा बन जाओ। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट किसके बिटवीन होता है? परमात्मा के बीच में, परमात्मा जो किंग का रूप है उसके बिटवीन और लोगों के बिटवीन में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरह डिवाइन थ्योरी के थ्रू जो स्टेट है इसका ओरिजिन हो जाता है। तो जो स्टेट है, स्टेट का ओरिजिन हो गया, स्टेट के ओरिजिन के बाद स्टेट वर्क करेगी, स्टेट के कौन कौन से मेन एलिमेंट हैं। तो जैसे हमारी एशियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में सप्त अंग थ्योरी दी गई है, तो इसमें भी शांति पर्व में भी सप्त अंग थ्योरी को डिफाइन किया गया है, जिसको 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट कहा जाता है। यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड डिवाइन थ्योरी की, वो स्टेट के ओरिजिन की थ्योरी थी, लेकिन हम स्टेट के ओरिजिन की बात नहीं करें, ओरिजिन के बाद स्टेट की जो वर्किंग है, स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जो ओरिजिन थ्योरी ना बनकर स्टेट के एलिमेंट्स की थ्योरी बन गई, जिसको सप्त अंग थ्योरी कहा जाता है। तो शांति पर्व है, इट रेफर्स टू द 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, बट जो इनमें डिफाइन किए गए हैं it does not enumerate them in the same order as mentioned in कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड मनुस्मृति। जैसे मनुस्मृति एंड अर्थशास्त्र में डिफाइन किए गए हैं वैसे सीक्वेंस वाइज नहीं डिफाइन किए गए हैं, लेकिन फिर भी जो 7 एलिमेंट्स हैं इनको ही इंपॉर्टेंस देती है। इनमें से सबसे पहले आता है किंग, जो प्रोटेक्शन करेगा स्टेट का। सबसे प्रोमिनेंट मेंबर कौन होगा? किंग होगा, जो रूल करता है, जो अनार्की को इंक्रीज नहीं होने देता, जो जस्टिस को इंक्रीज करता है, वो टैक्स लेता है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। उसके बाद अमात्य, जिसको मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स कहा जाता है। फिर कोस्ट, ट्रेजरी, जैसे लोगों ने अश्योर किया था 1/10 हम क्या देंगे? टैक्स देंगे, तो चे क्या बन गया? कोष हो गया। उसके बाद दुर्ग, फोर्स, अगर उसने धरती पर आना है उसके लिए फोर्स की भी इंपॉर्टेंस है। तो जो शांति पर्व है, शांति पर्व में दुर्ग को, फोर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। वो कहते हैं फोर्स आपके ऐसी प्लेस पर होनी चाहिए, अगर मान लो आप पर कल कोई नेबरिंग कंट्री है आप पर अटैक करती है, तो जो सिविल पर्सन्स हैं इनको प्रोटेक्ट कर सके, तो आपके फोर्ट है, फोर्ट बहुत ही बड़े एंड जिसमें पूरा बफर स्टॉक हो वैसे फोर्ट होने चाहिए। उसके बाद जो इलाइस की बात करते हैं, जिसको मित्र कहा जाता है, तो इनमें 4 टाइप्स के मित्र हैं वो डिफाइन किए गए हैं। जैसे जो हमारे पुराने एंड बहुत ही ज्यादा वफादार मित्र होते हैं, और कुछ हैं अपने एडवांटेज के लिए मित्र बनते हैं, और कुछ हैं जिसको हम गिफ्ट देते हैं इसीलिए वो हमारे मित्र बन जाते हैं। उसके बाद जनपद, जो हमारी टेरिटरी है। उसके बाद दंड, जिसको आर्मी कहा गया है, आर्मी, सोल्जर एंड वॉरियर्स, तो दंड नीति है वो भी डिफाइन की गई है। इस तरह 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट है, इसमें डिफाइन किया गया है। तो इस तरह शांति पर्व में जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट थी, आज हमने ये डिस्कस की है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे किंगशिप। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।